Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video हम चार मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले टॉपिक में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को एंड इसके मरीन एंड स्पेस रिसर्च से क्या लेना देना है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल में क्वांटम फिजिक्स में टोपोलॉजिकल फिजिक्स और स्मोकिंग गन की जो प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन थर्ड आर्टिकल में आइस मेमोरी फाउंडेशन की अभी एक रिसेंटली सेंचुरी को इनॉग्रेट किया गया है अंटार्कटिक के अंदर, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है उसको डिकोड करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। देखिए, रिसेंट टाइम में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी बायो E3 पॉलिसी को लॉन्च किया, यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसी को फर्दर आगे पुश करते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसे स्पेस और मरीन सेक्टर में भी हम यूज करेंगे। अब देखिए, मरीन सेक्टर में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। इंडिया की एक इंडियन ओशन के अंदर वाइड ओपनिंग है। मोर ओवर बहुत बड़ा एक एक्सक्लूसिव, आप ये कह सकते हो, इकोनॉमिक जोन भी है। तो यहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो कि फार्मास्यूटिकल में यूज हो सके, या कार्बन कैप्चर में, या सस्टेनेबल बायोफ्यूल में यूज हो सके, तो इसके ऊपर हम शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे। इन एडिशन टू दिस हमारा यहाँ पे फोकस इस चीज पे भी है। जैसे स्पेस की बात की जाए तो स्पेस के अंदर हम माइक्रो एल्गी को रीजनरेट करना चाहते हैं, खासकर एडिबल सेगमेंट को, जिसमें साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से इंसानों का जो मल मूत्र है, यानी कि ह्यूमन वेस्ट है, इससे हम रिसाइकल करेंगे कार्बन एंड नाइट्रोजन, जिससे एक्चुअल में हम एडिबल माइक्रो एल्गी को ग्रो करेंगे। तो आने वाले समय में जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, या मून पे हम जो मिशन भेजेंगे उसमें ह्यूमंस को भेजेंगे, तो उसमें हमारी हेल्प कर सकता है ये। अदर देन दैट, स्पेस में हम जो माइक्रोग्रेविटी देखते हैं, तो यहाँ पे आपके जो स्टेम सेल है, इनकी रिसर्च में आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। एंड मोर ओवर, आपके जो प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। तो इससे रीजनरेटिव मेडिसिन और नई ड्रग डिस्कवरी में आपको हेल्प मिलेगी। देन इकोनॉमिक ट्रांजिशन की बात की जाए तो हमारा फोकस ये है कि बाय 2030 हम $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी को प्रोड्यूस कर सके। एंड इसमें फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से हम शिफ्ट होना चाहते हैं बायो बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव और एजेंडा इसमें रहेगा। अब बात आते हैं कि क्या चैलेंजेस है हमारे सामने। तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, जैसे टेम्परेचर, रेडिएशन और प्रेशर, इन सभी केसेस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत मिनिमल सा है। तो कैसे ऐसी सिचुएशन में आप रिसर्च करेंगे, क्योंकि हमारे पास पुरानी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो देखने वाली बात होगी। मोर ओवर, हाई कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगेगा। अब इसमें बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च की बात की जाए स्पेस या डीप सी वाटर में, तो इसके लिए जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा, और इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बायो फाउंड्रीज एंड बायो एआई हब्स। तो इसको भी बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। टेक्नोलॉजिकल गैप है हमारे पास, जैसे मेटाजेनोमिक्स और इवन प्रोटोनॉमिक्स, इनको अभी तक हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये मरीन सेक्टर में अनएक्सप्लोर्ड है, तो इसको हमें थोड़ा और ज्यादा पहले फोकस करना होगा। इन एडिशन टू दिस, रेगुलेटरी हर्डल्स है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा स्टैंडर्ड्स नहीं है जो ग्लोबल प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा हो, और जहां पे जेनेटिक रिसोर्स जो यहाँ पे मरीन एरिया से हम जनरेट करेंगे, या प्लानिटरी प्रोटेक्शन जो आप बात करते हैं, वो यहाँ पे लैक करती है, तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी। अब यहाँ पे कहा जाता है कि देखो, जो बायो E3 आपकी पॉलिसी है, इसके फोकस क्या है, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, और 6 थीम्स यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई है। बट एक्सियम 4 जो मिशन है इसरो, नासा और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंटेशन को हम प्रमोट करेंगे। ब्लू इकोनॉमी 2.0 में ऑलरेडी 2024 के बजट में हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल इको एक्वा कल्चर और मरीन कल्चर को प्रमोट करने की बात की है। एंड आप डीप सी मिशन के थ्रू भी ओवरऑल डीप सी में एक्सप्लोरेशन करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी मत्स्य 6000 के थ्रू हम एक्सप्लोर करने की सोच ही रहे। कहा जाता है कि भाई देखो, अब पैसों की प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंकरेज कर सकते हैं, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा फंडिंग प्राइवेट सेक्टर से भी ला सकते हैं। मोर ओवर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, आप इन सबको
आपस में और ज्यादा कोऑर्डिनेशन के लिए प्रमोट कीजिए। एंड यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की भी आपको जरूरत पड़ेगी ताकि आप रिसर्च को और बेटर वे में और कॉस्ट इफेक्टिवली कंडक्ट कर सकें। तो इसके ऊपर एक्सरसाइज, मीन्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल। अब देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में आप कहते हो कि मिथ है, और ऐसी एक चीज है क्वांटम फिजिक्स। तो देखिए, टोपोलॉजिकल फिजिक्स क्या होता है? ये एक फिजिक्स की ऐसी फील्ड है जो यूज करती है स्टडी इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की, किसी भी लाइक एक ऐसे एलिमेंट की जो कंटिन्यूसली डिफॉर्मिटी में जा रहा है बट उसकी प्रॉपर्टी अनचेंज रहे। तो यहां पे ये बिहेवियर देखता है इलेक्ट्रॉन का एक सर्टेन मटेरियल के अंदर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि यहां पे हम एम करते हैं कि हम टोपोग्राफिकल इंसुलेटर्स या सुपर कंडक्टर्स इनको बिल्ड कर सके, एंड जिसमें हम नॉइस, जैसे बाहर की जो आप ये कह सकते हो कि जो डिस्टरबेंस है, हम उसको मैन्यूट कर सके या उनको म्यूट कर सके। तो यहां पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी से क्वांटम कंप्यूटिंग आपकी हो पाएगी। तो कहा जाता है कि भाई देखो, अभी रिसेंटली साइंस रिव्यू ने ये कहा कि जो ये स्मोकिंग गन इशू है, खासकर टोपोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर, ये आपको कॉमनली एक्सपेरिमेंट्स में जो इम्प्योरिटी होती है, नॉइस होती है, इसकी वजह से कुछ एग्जॉटिक क्वांटम सिग्नल्स ये जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपने ब्रेक थ्रू अटेन करा है क्वांटम कंप्यूटिंग में या सुपर कंडक्टिविटी में, बट ऐसा होता नहीं है। अब इसके लिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब ये सुपर कंडक्टिविटी के लिए आपका एक एक्सपेरिमेंटेशन होता है, भाई आप सुपर कंडक्टर बिल्ड करेंगे जिसमें जीरो रेजिस्टेंस होती है। तो इसके लिए LK99 इंसिडेंट की बात की जाती है, जिसमें 2023 के एक्सपेरिमेंट की बात की जाती है। कहते हैं इसमें एक इंप्योरिटी थी कॉपर सल्फाइड की, एंड इसने मिमिक किया था, लाइक आप ये कह सकते हो एक ड्रॉप ऑफ एक सडन ड्रॉप ऑफ रेजिस्टेंस को, एंड इसकी वजह से फॉल्स क्लेम किया गया था कि भाई एक रूम टेम्परेचर के ऊपर भी सुपर कंडक्टिविटी को अटेन किया जा सकता है। अब ऐसे ही स्पीरो स्टेप्स है, ये एक स्टेयरकेस पैटर्न है वोल्टेज के अंदर। अब ये आपका आइडेंटिफाई किया जाता है, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई आपका फ्रैक्शनल जोसेफसन इफेक्ट को। तो रिसेंटली आप ये कह सकते हो कि एक फाइंडिंग शो करते हैं कि ये स्टेयरकेस आपके अपीयर हुए ड्यू टू ऑर्डिनरी सर्किट जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, बट ये इफेक्ट आपका टोटली वहां पे मौजूद था ही नहीं। तो मतलब आप ये मान के चलो कि भाई इसमें कहा जाता है कि भाई आपका स्टेयरकेस पैटर्न वोल्टेज के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो जहां पे एक सडन ड्रॉप आता है, बट ये जो ड्रॉप है एक ऑर्डिनरी सर्किट में इन्होंने क्लेम किया था, बट एक्चुअल में वहां पे ये एग्जिस्ट करता ही नहीं था। अब मेजोरॉना पार्टिकल की बात की जाए तो ये थोरेटिक पार्टिकल है, जो कि आप कह सकते हो कि अपने आप का ही एक एंटी पार्टिकल है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे इसके एक सिग्नल स्पाइक आपको देखने को मिलता है, एंड इसी को स्मोकिंग गन कहा जाता है। लाइक कहा जाता है कि भाई ये क्वांटम फिजिक्स में रेवोल्यूशन ला देगा, बट एक्चुअल में ये कहा जा रहा है कि भाई इसको तो मिमिक आपकी क्वांटम डॉट्स भी कर देती हैं। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि भैया आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो सकता है कि आपकी कुछ इंप्योरिटी या सिस्टम के अंदर कुछ नॉइस है, उसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट की जो रीडिंग है वो मिमिक कर रही है क्वांटम फिजिक्स को, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ अभी एग्जिस्ट ना करता हो। दिस वाज द थिंग जो हमें यहाँ पे समझनी थी। तो इसके बारे में 2022 का एक रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका एक एक्सरसाइज है, आप इसको देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड आर्टिकल। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सीड वोल्ट के बाद अब आइस वोल्ट आ गया है। अब यहां पर है क्या? 14 जनवरी को आइस मेमोरी फाउंडेशन ने आइस मेमोरी सेंचुरी को कॉनकॉर्डिया स्टेशन के ऊपर लॉन्च किया, जो कि आप कह सकते हैं आर्टिक प्लेट्यू में लोकेटेड है। अब इसे आप हेरिटेज आइस केयर कह सकते हो। एल्प जैसी जो माउंटेन्स हैं जो यूरोप में आपके एग्जिस्ट करती हैं, उसके कुछ सैंपल्स को यहाँ पे 9 मीटर की डेप्थ में अप्रोक्सीमेटली -50 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व किया जाएगा, एंड इसमें कोई मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो कोई पावर फेलियर हो जाता है या टेक्निकल कोई ग्लिच आ जाता है तो उसका असर इसके ऊपर बहुत कम रहेगा। अब हमारा यहाँ पे मकसद क्या है कि हम कोर को प्रिजर्व कर सके, उस आइस को हम इसलिए प्रिजर्व कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर जनरेशन इसको एनालाइज करके एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये समझ सके कि हमारे टाइम पे क्या एटमॉस्फेरिक लाइक आप कह सकते हो कि ग्रीन हाउस गैस कॉम्पोजिशन था, क्या वॉल्केनिक एक्टिविटीज चलती थी, एंड यहाँ पे हजारों सालों का ये डाटा प्रिजर्व रहता है। तो ये एक तरह का एटमॉस्फेरिक टाइम कैप्सूल है जिसे हम प्रिजर्व करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहां यह भी कहा जा रहा है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बहुत अनप्रेसिडेंटेड रेट पे चल रही है एंड आने वाले समय में बेस्ट केस सिनेरियो में भी मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स हम लूज करने वाले हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो बबल है आने वाले समय में, आपने 9 मीटर की डेप्थ पे तो वहां पे स्टोर किया है, जब आइस मेल्ट करेगी तो हो सकता है कि ये भी उस समय तक लास्ट ना करें, पहली बात। दूसरा, लॉजिस्टिक की कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि अगर हम कोल्ड चेन की बात करें, आपको कॉन्स्टेंटली -20 डिग्री टेम्परेचर को पूरे ट्रांजिट में मेंटेन करना होगा, एंड जो कि लाइक ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जो अनहीटेड एयरक्राफ्ट है, तब उसमें आप ट्रांसमिट करें तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी। एंड यहां पे ये कहा जाता है कि भाई देखो, ये नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड ग्लेशियर आने वाले समय में डिसअपियर होने वाले हैं, और ये पेलियोलॉजिक आप ये कह सकते हो पेलियो क्लाइमेटिक आपकी डाटा है, मतलब यहाँ पे ओल्ड आपका क्लाइमेटिक डाटा है, तो इसको प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाता है कि भाई देखो, एक्चुअल में 2024 में इसकी परमिशन अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के अंडर भी दी गई थी। यूएन इंटरनेशनल डेकेड ऑफ एक्शन इसको कहा जाता है, यहाँ जहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्को दोनों मिलके यहाँ पे कुछ लाइक आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल इसी तरह के इनिशिएटिव्स को प्रमोट करेंगे। एंड यहाँ पर इंटरनेशनल कॉपरेशन भी आपको देखने को मिल रहा है बिटवीन इटली एंड फ्रांस रिगार्डिंग द सेम। तो ये चीज आपको याद रखनी। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि थर्ड पोल कहा जाने वाला हिमालय इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है, पामीर नोट यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग है, इंडीज यहाँ पे मिसिंग है। तो देखिए, इनके ऊपर भी आपको लाइक यहाँ पे आपको एक्सपैंड करना चाहिए। देन इंटरनेशनल गवर्नेंस की बात की जाए तो यहाँ पे लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हमें मेंटेन करना होगा, ताकि इस तरह के हेरिटेज सैंपल को हम प्रिजर्व कर सके फॉर ग्लोबल रिसर्च इन द फ्यूचर। देन पॉलिसी लिंकेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे क्रायोस्फेरिक साइंस एंड क्लाइमेट पॉलिसी, इन दोनों को हमें आपस में कहीं ना कहीं ब्रिज करना पड़ेगा। इसी से हम मिटिगेट कर पाएंगे जो ये जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्लाइमेट चेंज के एग्जिस्ट करते हैं अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। इसके रिगार्डिंग आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ इस तरह के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब इसका एक सेक्शन 17 है। सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर आपको गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर किसी भी तरह के करप्शन केस में इंक्वायरी करनी है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी हो। तो मजेदार बात यह है कि अभी 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है, बट ये स्प्लिट आती है, 2 जजेस की बेंच थी। एंड इसमें यह कहा गया कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पनिश, लाइक अगर कोई करप्शन के केस में इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है, यहां पर पनिश तो नहीं करना चाह रहा, तो इन्वेस्टिगेशन तो यहां पे अलाउ करनी चाहिए। तो जो जस्टिस बीवी नागरत्ना जी हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई एक्चुअल में ये आर्टिकल 14 का सीधा सीधा वायलेशन है, तो कहते हैं कि ये प्रोटेक्टिव शील्ड यहां पर नहीं होनी चाहिए। पर दूसरी तरफ जो अदर जज थे, उनका ये कहना था कि भाई देखो, यहां पे जस्टिस विश्वनाथन जी का, तो इनका ये कहना था कि भाई लोकपाल और लोकायुक्त ये एक्चुअल में ग्रांट करें, बट यहां पे प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली अब ये 3 जजेस बेंच को केस रेफर होगा, बट कहीं ना कहीं यहां पे इसका बेनिफिट ये होता है कि हम पॉलिसी पैरालिसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑफिसर किसी भी तरह का ऑनेस्ट मिस्टेक को भी अगर आप यहाँ पे करप्शन का नाम दे देंगे, तो इसको कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि लाइक जो पॉलिसी के लिए एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो एक कहीं ना कहीं कानून होंगे बट वो इंप्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाएंगे। अदर देन दैट, यहाँ पे एक बात आती है कि भाई आज की सोशल मीडिया की दुनिया में एक बार रेपुटेशन खराब होगी, इवन बाद में क्लीन चिट भी आ जाए, तो किसी को कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सोशल मीडिया जो ट्रेडिंग की जाती है, लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, तो वो एक बड़ा लाइक आप ये कह सकते हो कि इंपैक्टफुल चीज है। देन अदर देन दैट, यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि लाइक जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म है
उसको लेके भी आप ये कह सकते हो कि भाई किसी तरह का फिल्टर नहीं होता, कोई इल इंटेंशन, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ भी केस को फाइल कर सकता है, तो यहां पे वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वैसे सिंगल डायरेक्टिव जो आपका सेक्शन 6A दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के अंडर आपका था, सेम उसी को रिवाइव किया है गवर्नमेंट ने। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किया था क्योंकि आर्टिकल 14 का ये वायलेशन था। बट अब देखना ये होगा कि इस केस में क्या कहती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन है मेंस का एंड पीवाईक्यू रिलेटेड टू। आज की इस पूरी डिस्कशन में इतना ही था। कल एक नई डिस्कशन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।